हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम, आपकी बायोलॉजी मास्टर टीचर। बच्चों, काफी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम, इज एनसीईआरटी's बुक सफिशिएंट फॉर नीट बायोलॉजी? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस। पिछले कुछ सालों में हम ये देखते हैं कि हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसी में से मेजॉरिटी क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी। सारे के सारे लाइंस एनसीईआरटी के होते हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम हमारी नीट के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी को मास्टर कैसे करें, कि हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो हमारे लिए क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा कि एनसीईआरटी बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, कैसे रिमेंबर करें, उसकी सारी लाइंस हमें कैसे याद आए और हमारे से क्वेश्चन सारे के सारे सही कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी बुक के कुछ पेजेस ले रखे हैं राइट नाउ। ठीक है, कैन यू ऑल सी दिस? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको मैं एनसीईआरटी की बुक दिखा रही हूँ। देखिए, हमने एक रैंडम चैप्टर सिलेक्ट कर दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर है आपके 12th क्लास के अंदर, अभी रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, अदरवाइज चैप्टर नंबर 3 था लास्ट ईयर तक। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे सामने एक पैराग्राफ दे रखा है। कैन यू ऑल सी दैट? अब हमने कोई भी चैप्टर पढ़ने चालू किया तो हमें कुछ चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात तो एनसीईआरटी बेस्ड हम कब पढ़ना चालू कर रहे हैं? जब आपने ये चैप्टर आपके टीचर्स से समझ लिया है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करनी चालू करनी चाहिए। आप बोलेंगे मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बच्चों, टीचर्स जब आपको कोई टॉपिक समझा देते हैं तब उसके बाद आप उसका जब रीडिंग लगाते हैं, एनसीईआरटी का रीडिंग लगाते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी से वो सारे लाइन समझ में आएंगे जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा नहीं कर सकते क्या हम कि हमारे जो टीचर्स ने पढ़ाया उसके पहले ही हम एक बार ये रीडिंग लगा दें एडवांस में? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मैं कह रही हूँ कि एक चैप्टर को हम लेके बैठे और हमें वो 101% समझ में आ जाए, उसकी सारी बातें हमारे मेमोरी में आ जाए, तो ये तब पॉसिबल है जब आपने उसको टीचर्स से समझ लिया। ठीक है, तो फर्स्ट बात तो ये ध्यान रखनी है बच्चों कि एनसीईआरटी को याद रखने के लिए, उसको मास्टर करने के लिए हमें सबसे पहले टीचर्स से पढ़ना है, उसके बाद में हमें एनसीईआरटी खुद लेकर बैठना है रीडिंग लगाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है बच्चों कि जब हम पढ़ना चालू करते हैं किसी भी चैप्टर के बारे में, तो आपको पहले तो उसके सारे के सारे की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या पढ़ाए जाएंगे इस चैप्टर में, क्या क्या इसके कंटेंट रहने वाले हैं, उसका आइडिया 100% होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो ये जो सारी बातें यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट एज अ कंटेंट इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब आप उसके अलावा क्या करें, आप काउंट कर लीजिए भाई कि कितने पेजेस दे रखे हैं इस चैप्टर में, कितने पेजेस हैं। ठीक है, हर एक इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है कि मैं इतने टाइम ड्यूरेशन में इतने पेजेस को रीड भी कर सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ और इसकी शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आप पेजेस देख लीजिए कि आपके पास कितने टोटल पेजेस इसके अंदर है, इस चैप्टर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आपने पेजेस देख लिए। अब मान लीजिए किसी चैप्टर के अंदर पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 25 पेजेस हैं। अब आप मुझे बताइए बच्चों, 25 पेजेस को आप कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? क्या आप एक ही बार में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं? डेफिनेटली, पर हमारे पास सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट तो नहीं है। आपको अभी आपके पास में 8 मंथ का ड्यूरेशन बचा है नीट एग्जामिनेशन के लिए। उस 8 मंथ के ड्यूरेशन में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी पूरी थ्योरी रीडिंग भी लगानी है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट भी पूरा समझ आना चाहिए, रिविजन भी करना है, सब चीजें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो पेजेस है उनको बाइफरकेट कर लीजिए, और जो पेजेस है मान लीजिए 25 पेज, तो एक बच्चे का एवरेज टेंडेंसी है कि मैम मैं 1 घंटे के अंदर कम से कम 5 पेज तो कवर अप कर ही सकता हूँ, कर ही सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चों 5 पेज पढ़ लिए, पर क्या होना चाहिए वो 5 पेज जब आप पढ़ रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उस एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब खोल के बैठे, पेज सामने खुला हुआ है, ध्यान तो कहीं और ही है, वो एक पेज पे 1 घंटा वेस्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, छोटू छोटू से तो पेजेस होते हैं यार एनसीईआरटी के, 5 पेज 1 घंटे में मिनिमम बोल रही हूं मैं, और मैक्सिमम तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम्हारा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन क्या है।
ठीक है, तो ये पहली चीज हुई कि हमें पेजेस वाइज टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने आना चाहिए। उससे क्या होता है, टारगेट मिलता है। ऐसा कोई मैंडेटरी थोड़ा ना है कि 1 घंटे में 5 पेज तुम्हारे को पूरे समझ में आ जाए, पर टारगेट मिलता है ना, तो स्पीड में काम होता है, स्पीड में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कि अच्छा यार इतने पेजेस इतने टाइम ड्यूरेशन में करने, चलो पूरे फोकस से ही पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये एक बात हुई, ठीक है। अब जब हम पढ़ने बैठे, एग्जैक्टली हम जब रीडिंग लगा रहे हैं, तब उस रीडिंग लगाते समय पर मान लीजिए आपके सामने एक पूरा पैराग्राफ आया, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे रीडर हैं क्या जो पढ़ना चालू किया, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, द रिप्रोडक्टिव एंड्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स, कोई कथा थोड़ी ना वाच रहे हैं यहाँ पर, है ना, कोई पुराण नहीं पढ़ रहे हम कि हमको सिर्फ और सिर्फ बेसिक हिंदी या इंग्लिश लिखी हुई है, हमारे लिए कोई कॉन्सेप्ट वाले टर्म्स नहीं है। आपको इस पोर्शन को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स एग्जाम टाइम में याद भी आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हर लाइन पढ़कर उसको एक डिकोड करना है, फिर लाइन पढ़कर डिकोड करना है, फिर पूरा पैराग्राफ रीड हो गया तो पूरा पैराग्राफ एक बार वापस से रीड करके डिकोड करना है। कैसे, ह्यूमंस के बारे में लिखा है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ये बात डिकोड हो गई कि ह्यूमंस जो है उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि गेमीट का फॉर्मेशन होता है, गेमीट का फ्यूजन होता है, और विविपैरिटी होती है, मतलब कि ह्यूमंस हमेशा यंग वन को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो गए ह्यूमन, विविपेरस हो गए, दोनों बातें हमें क्लियर हो गई, अच्छी बात है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, गेमीटोजेनेसिस, यानी कि गेमीट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गेमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो गेमीट्स कौन कौन है, स्पर्म है मेल में, ओवम है फीमेल में, तो बहुत बेसिक सी बात हुई कि समझ में आ गया। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसके लिए एक टर्म है इंसेमाइनेशन। अब ये जो पोर्शन है ना, ये भी क्वेश्चंस में आ सकता है, कैसे, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमाइनेशन, ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर मैच द कॉलम में गेमीटोजेनेसिस, इंसेमाइनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, 4 ऑप्शन दे दिए, 4 हमारे सामने मैच करने के लिए कॉलम मैच करो, कर सकते हैं। या फिर कैसे आ सकता है, सीक्वेंस बताओ, गेमेटोजेनेसिस पहले होगा कि पहले इंसेमाइनेशन होगा कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा कि पहले प्रेगनेंसी होगी कि पहले डिलीवरी ऑफ बेबी या पार्चुरेशन होगा, तो अभी एक के बाद एक के बाद एक के बाद अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो कुछ भी बन सकते हैं इतने से पैराग्राफ में, लेकिन हमें ये सारे लाइंस कॉन्सेप्चुअली अगर आते होंगे तो कैसा भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए, whether it is assertion reason type, whether it is any kind of statement based question, whether it is rearrangement based question, you will be able to solve that correctly only if you know the concepts, आपको concepts आते हो तब। ठीक है, तो आपने ये लाइन पढ़ी, आपने ये लाइन पढ़ी, आपने ये लाइन पढ़ी, अच्छी अच्छी बात है, पूरा पढ़ लिया, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, कैसे मालूम पड़ेगा समझ में आ गया, आंखें बंद करके इमेजिन करेंगे। ठीक है, आंखें बंद करके इमेजिन करेंगे क्या क्या लिखा था यार, ह्यूमन के बारे में लिखा था, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, विविपेरस होते हैं, तभी दिमाग में वो पैराग्राफ आना चाहिए, इमेजिनेशन में वो पैराग्राफ आना चाहिए। तो तुम बोलोगे मैम एग्जाम टाइम पे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे पैराग्राफ की इमेज हमें दिखे, है ना बेटा, ऐसा नहीं है, दिखेगी 100% दिखेगी। कब दिखेगी, जब तुमने बड़े ध्यान से उस समय उसको पढ़ा होगा। ये ब्रेन है ना, इसका एक्सपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा है मेमोरी का, आपको तो अंदाजा भी नहीं है आपको क्या क्या याद रह सकते हैं, है ना बच्चों। तो इसलिए आपको ये बात समझनी है कि आप जब विजुअलाइज आंखें बंद करके करेंगे तो समवेयर वो सबकॉन्शियस मेमोरी में जा रहा है, समवेयर वो आपके ऐसे मेमोरी का पार्ट बन रहा है जो कि आपको रिकलेक्टेबल डेटा बन रहा है, वो बाद में भी याद आ सकता है जब हम उसको याद करने की ट्राई करेंगे तब। ठीक है, चलिए, तो आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, अब क्या करें, तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए अब आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस पैराग्राफ की समरी लिखना चाहती हूँ, तब मैं क्या करूंगी, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। ठीक है, तो ह्यूमन के बारे में मैं लिख देती हूँ। अभी आप पेज के साइड में लिख सकते हैं, आप स्टिकी नोट्स बना सकते हैं, या आप एक कॉपी ले सकते हैं जिसमें कि आपने शॉर्ट नोट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिविजन नोट्स ऐसा टाइटल लिख दिया और आपने उसके बारे में लिखा। तो मैंने लिखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन के बारे में मैं लिखना चाह रही हूँ ना, ओके सॉरी, तो ह्यूमन के बारे में मैंने क्या लिखा, दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख देना, आप भी लिख सकते हो ऐसा, एंड विविपेरस। ठीक है, ये 2 बातें हमने लिख दी यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, तो हम इसके बाद में स्टेजेस लिखेंगे, वो भी शॉर्ट नोट में लिखेंगे। कैसे, तो मैं लिख रही हूँ स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। इसमें स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने लिख दिया
गेमीटोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या लिख दूंगी, आई विल बी राइटिंग इम्प्लांटेशन। इसके बाद में मैं क्या लिख दूंगी, अरे बोला नहीं कोई भी कि इम्प्लांटेशन कैसे आएगा मैम। तो ऑब्वियसली आपको रिकलेक्टेबल डेटा जब वापस याद कर रहे हैं तो सही भी याद आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी गंदे संदे नोट्स बना लिए रॉन्ग से, ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ आ रही है। तो गेमेटोजेनेसिस के बाद में क्या आना चाहिए, इंसेमाइनेशन, माने कि जो आपका ब्रेन कलेक्ट कर रहा है उसमें अगर आप गलत लिख रहे हैं तो आपका ब्रेन उसको इन्फॉर्म भी करना चाहिए कि ये क्या बोला तुमने, ये तो गलत बात बोल दी, सही नहीं है, यहाँ पर सही ये होना चाहिए, ठीक है। इंसेमाइनेशन के बाद में हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में हम बोल देंगे कि जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए। इम्प्लांटेशन के बाद में प्रेग्नेंट कहलाएगी फीमेल, तो इसलिए जेस्टेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में डिलीवरी ऑफ बेबी यानी कि पार्चुरेशन हो जाना चाहिए, पार्चुरेशन के बाद में लैक्टेशन हो जाना चाहिए। ये आपने सब फ्लो चार्ट बना लिया। अब एक गेमेटोजेनेसिस टर्म बोला तो बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि कि फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स इन मेल, स्पर्म फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इन फीमेल यानी कि सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन, ऐसे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, अभी सिर्फ गेमेटोजेनेसिस बोलना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन को पता होगा कि भाई इसका मतलब ये। बात समझ आए बच्चों। तो ये जो शॉर्ट से नोट्स हमने बनाए हैं ये किस फॉर्म में बनाने चाहिए, 1 वर्ड 2 वर्ड फ्लो चार्ट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए 1 वर्ड 2 वर्ड फ्लो चार्ट, इस फॉर्मेट में आपके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। आप चाहे तो एनसीईआरटी के साइड में भी लिख सकते हैं, पेज में जगह दिखती है तो यहां लिख दिया, कहीं भी लिख सकते हो, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, आप कैसे लिखना चाहते हैं। आप एक कॉपी मेंटेन करना चाहते हैं, आप साइड में लिख के भी प्रसन्न है, आपको रिवाइज करने में आसानी हो वैसा आप मोड चूज कर लीजिए। ओके, दिस इज डन। अच्छा, अब आती है बात डायग्राम्स। हमारे सामने डायग्राम्स आते हैं, तो जब हमारे सामने डायग्राम्स आते हैं तो हम उसको कई बार इग्नोर करके बढ़ जाते हैं आगे, पर जब नीट में डायग्राम आ गया बाय एनी चांस तो फिर हमारी को रीक्लिक नहीं होता एकदम से। इसीलिए जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, साइड में शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, तब आपको डायग्राम भी बनाना है एक बार, ठीक है। अब आप बोलेंगे हम कॉपी में बना के देखें क्या, नॉट नेसेसरी, आप इसका एक प्रॉपर लेबलिंग देख लीजिए एक बार। यहाँ पर यूरेटर लिखा है, अच्छा, ये सेमाइनल वेसिकल लिखा है, अच्छा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। फिर ये इमेज है ना, इस इमेज के जैसे यहाँ पर मैंने एक ऐसे करके हाथ रख दिया कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर अपने दिमाग से बोलूंगी कि मैं यहाँ पर क्या आना चाहिए, यूरेटर होना चाहिए, अच्छा ये क्या है यार, ये तो मुझे सेमाइनल वेसिकल दिख रहा है, अच्छा ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, तो ये क्या है, ये इमेजिनेशन है। याद भी आ रहा है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, याद आ गया, बस खत्म, बहुत टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आती है बात न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा, कुछ भी याद करने वाला जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया है, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। रिलेट करो इस बात को, रिलेट करोगे, ये डेटा जो है इसको रिलेट कर लो आप याद करने के हिसाब से, ठीक है। तो रिलेट कैसे कर सकते हैं, जब आप इस बात को किसी और को भी समझा देंगे और किसी और को भी समझा देंगे, 2 लोगों को बता दो ये बात, है ना, 2 नॉन साइंस वालों को बता दो यार जाके, कॉमर्स वाले को बता दो, आर्ट्स वाले को बता दो, घर में मम्मी पापा को बता दो। क्या बताओगे कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, पता है आपको, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस पे होता है बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन, यानी कि कितने पे होता है, 34.5 35 पे होता है। बस कितनी सिंपल बात है, एक बार बताया इसको, एक बताया इसको, जिंदगी भर याद नहीं, जिंदगी भर भूलोगे नहीं, जिंदगी भर याद करने की जरूरत नहीं पड़नी है, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर आते हैं यहाँ पे बहुत सारा डेटा दे रखा है बच्चों, बहुत सारा डेटा। हमेशा डेटा अगर डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो पा रहा है तो डायग्राम बेस्ड पढ़ाई करिए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सर्टोली सेल्स, हजारों चीजें दे दी हमारी एनसीईआरटी ने, लेकिन इसके लिए एकदम प्रॉपर अच्छा डायग्राम नहीं बनाया कि टेस्टिस का भी उन्होंने सेक्शनल व्यू दिखाया, ये दिखा रहे हैं, मजा नहीं आया। तब इसमें आपको रिलायबिलिटी किस पे, टीचर पे होनी चाहिए, टीचर ने आपको डायग्राम 100% बनवा के पढ़ाया होगा, है ना बच्चों, इजंट इट। टेस्टिस का सेक्शनल व्यू वहां पर, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, डायग्राम से रिलेट करके याद रखिए, ठीक है। टेस्टिस के बारे में की पॉइंट्स यहाँ पर सारे लिख दिए, हो गया यार। दिस इज द बेस्ट वे टू रीड द एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे कीवर्ड्स आपको आने चाहिए। अभी डायग्राम है, अभी डायग्राम मैमरी ग्लैंड का है, तो मैमरी ग्लैंड के डायग्राम पे क्वेश्चंस बनते हैं कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या डक्ट प्रेजेंट होती है।
मिल्क का सीक्रेशन किधर से होता है और फाइनली उसका पाथवे क्या होता है। जब भी पाथवे बेस्ड क्वेश्चंस आए तो अपने को दिमाग लगाना है डायग्राम में। जैसे कि यहाँ पर दिया है हमारे सामने मेमोरी लोब एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलस प्रेजेंट है जो कि सिक्रेटरी पोर्शन है। तो मेमोरी एल्वियोलस से कहाँ जा रहा है ये मिल्क, तो हम देख पा रहे हैं कि डक्ट बना दिया आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ में, लेकिन मेमोरी ट्यूब्यूल्स शब्द भी दे रखा है। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और डायग्राम साथ में देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हो सकता है यहाँ पर कुछ कमी हो जो हमें ऐड कर देना चाहिए। तो बच्चों ये एल्वियोलाइज जो दिख रहे हैं, इसके बाद के जो ये स्मॉलर डक्ट्स है ना, फाइन डक्ट, इसको अपन बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। यहाँ जाएगा, फिर मिल्क मेमोरी डक्ट में जाएगा, फिर मिल्क जाएगा एम्प्यूला में। एम्प्यूला का नाम क्या क्या होता है, अब आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में उसके नाम और कुछ लिखे होंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर आपको मेमोरी एम्प्यूला को एक टर्म और बोल सकते हैं लैक्टिफेरस साइनस, तो वो भी लिखा होगा। उसके बाद में फिर वो कहाँ जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, फिर वो आउटसाइड चलेगा। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। इसमें डेटा न्यूमेरिकल भी है, तो 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं, याद रखना है। तो शॉर्ट नोट जब भी बनाते हैं ना, एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं बच्चों, वो शॉर्ट नोट्स आपको ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाता है। एक बार फिर आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हैं, आपके लिए वो चीजें 100% याद रह जाती हैं। ठीक है, तो इस पूरे सेशन से आप लोगों को क्या क्या बात याद रखनी है मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रही हूँ, फॉर यू ऑल टू रिमेंबर दिस एवरी टाइम। ठीक है, तो जैसे कि मैं सबसे पहले अगर आपको बोलूं बच्चों आपको क्या याद रखना है इस सेशन में एनसीईआरटी के नोट्स बनाने के, एनसीईआरटी को याद रखने के लिए, सबसे पहले रीड पैराग्राफ, ठीक है, वाइज। एक पैराग्राफ आपने कंप्लीट कर लिया समझ के, ठीक है। अंडरस्टैंड करनी है हमें हर एक लाइन, है ना, अंडरस्टैंड ईच लाइन बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट। ठीक है, मतलब कि जो आप अगली लाइन पढ़ने वाले हैं उसके पहले आपको पहले वाली लाइन आनी चाहिए समझ में, तभी आप नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे। दूसरी बात क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट पेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, जैसे कि आप 5 पेज 1 घंटे में पढ़ना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए, आप 10 पेज पढ़ना चाहते हैं तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि 15 मिनट में इतना पोर्शन होना चाहिए समझ में, 15 मिनट में इतना, 15 मिनट में इतना, ऐसे करके 1 घंटे में इतना समझ आना चाहिए। तीसरी बात है मेक फ्लो चार्ट्स वेयर एवर नीडेड। ठीक है, उसके बाद में यू कैन यूज अ साइड स्पेस एवरी टाइम। साइड स्पेस जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसको आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, बहुत हाइलाइटर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ साइड स्पेस में नोट्स बना देते हैं, वो भी काफी हेल्प करने लग जाता है हमें। ठीक है, फिर एक बात और है बच्चों कि क्लोज योर आइज, जो मैंने आपको कहा था कि आपको आंखें बंद कर लेनी है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है एंड ट्राई टू रिकॉल कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, ये बात समझ आई। ठीक है, इसके अलावा बी अ क्वेश्चनर फॉर योरसेल्फ, अपने आप ही क्वेश्चनर बन जाओ कि यार ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं क्या आंसर करता या क्या आंसर करती। जैसे कि मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, तो 15 से 20 आंसर करती मैं, है ना, क्यों करती, क्योंकि मुझे मालूम है डेटा ही है। तो क्वेश्चनर बन जाओ खुद के लिए। हाउ मेनी मेमोरी लोब्स आर प्रेजेंट इन द मेमोरी ग्लैंड, 1, so we will be giving the options to ourselves, then we can mark the correct answer दिमाग में ही, सिर्फ दिमाग में ही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। देन इसके बाद में सॉल्व PYQs, जितना भी आपने पढ़ा है टॉपिक, वो टॉपिक वाइज आप PYQs सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारी किताबें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाती हैं टॉपिक वाइज पैटर्न में, टॉपिक वाइज फैशन में। ठीक है बच्चों, तो ये है कुछ हमारे पास में ट्रिक्स एंड टिप्स जिसकी मदद से आप एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर ओनली। आई रियली होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा, एंड इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस सेम थिंग इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमें सेशन पसंद आया है। ठीक है, यह हमारे लिए हेल्पफुल है। And also don't forget to like this video and subscribe to the channel Vedantu NEET Made Easy if you are a non-subscriber yet. Thank you, bachcho. Have a great day ahead.